नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार जी। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और मेरी ओर से भी सभी सुनने वालों को नमस्कार। और अब सबसे पहले मुख्य समाचार। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच जारी। पंजाब ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। महिला क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका और मेजबान श्रीलंका के साथ एक दिवसीय मैचों की त्रिकोणीय श्रृंखला में कल भारत का पहला मुकाबला श्रीलंका से होगा। अम्मान में 4 अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारतीय महिला हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। और आज की पहली खबर पर बढ़ते हैं तो आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मुकाबला जारी है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक पंजाब की टीम ने 12 ओवर में 1 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। अंक तालिका की हम बात करें तो पंजाब किंग्स फिलहाल 8 में से 5 मैच जीतकर तालिका में 5वें, जबकि कोलकाता 8 में से केवल 3 मैच जीतकर 7वें स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया था। अगर हम आज के मैच की बात करते हैं तो सबसे खास बात यह है कि पंजाब की टीम संजीव जी इस वक्त थोड़े से बेहतर हालात में नजर आ रही है। 12 ओवर में 120 रन इन्होंने बना लिए हैं। एक अच्छा खासा एवरेज हमें देखने को मिल रहा है। आपने कहा थोड़े से बेहतर स्थिति में, मुझे लगता है बहुत अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर मेज़बान होते हुए भी केकेआर की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस सीज़न में उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है। होम ग्राउंड पे तो अच्छा प्रदर्शन नहीं ही रहा है और एक पिच के विवाद को लेकर बार बार कहा जाता रहा है कि पिच वहाँ की अच्छी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है टीम पिच से, लोकल टीम, स्थानीय टीम। और जबकि आप देख रहे हैं कि 12 ओवर में 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं, 120 क्रॉस किया है। और गौर करने वाली बात है कि श्रेयस अय्यर अभी बैटिंग करने आए हैं और भूलना नहीं होगा कि श्रेयस अय्यर जो कि उस टीम के विजेता टीम के चैंपियन रहे हैं पिछले सीजन में, और इस बार उनको वहां से नहीं रखा गया और वो पंजाब किंग्स के कैप्टन है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से वो फॉर्म है और जिस तरह उन्होंने बल्लेबाजी की है, अब ये स्पीड और बढ़ जाए और 200, 225 से ज्यादा रन बने तो आश्चर्य नहीं होगा और आसान नहीं होगा फिर केकेआर के लिए। इससे पहले पंजाब की टीम ने अपना मुकाबला हारा था, तो एक दबाव जरूर ये टीम पर होगा कहीं ना कहीं कि इस मैच को जीत करके प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा जाए। सेम वही केकेआर के लिए होगा कि अगर वो हारते हैं, अब जो फेज चल रहा है 6-7 मैचेस के बाद जो सेकंड फेज शुरू होता है, तो एक मैच भी जो नीचे की टीम है टॉप 4-5 को छोड़ के जी, वो एक मैच भी हारती हैं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्थानीय जो दर्शक हैं, केकेआर की स्थिति खराब है, अपने मैदान पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है इनका, तो और चैंपियन टीम है वो, तो ज्यादा दबाव उन पर होगा। और संजीव जी, कल के मैच की अगर हम बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। उनके होम ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो एक दिलचस्प मुकाबला देखने की उम्मीद जगी थी कि काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन वहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने अच्छी क्रिकेट खेली, वहां पर मैच बढ़िया खेला और जीता भी, और अपनी उम्मीदों को भी थोड़ा सा जगा के रखा हुआ है कि आगे के अगर कुछ आंकड़ों में हेर फेर होता है तो वो प्लेऑफ में शायद पहुंच सकते हैं। 5 मैच उनके बाकी हैं और सीएसके अभी की स्थिति में तो मुझे लग रहा है कि लगभग बाहर है, क्योंकि अब बाकी के जो 5 मैच जीते हैं बचे हैं, वो अगर जीतते भी हैं तो 14 अंक होंगे और मेरे ख्याल से वो पर्याप्त नहीं होंगे। और सीएसके की टीम का बिल्कुल फीका प्रदर्शन रहा है और जहां तक एसआरएच का आपने कहा कि 6 अंक हैं, अगले 5 मैच जीतते हैं, एक भी हारने की स्थिति में वो आगे बढ़ नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है कि अगले 5 मैच उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नेट रन रेट में प्लस में है वो, क्योंकि उनके ऊपर की जो टीमें हैं जैसे एलएसजी है वो माइनस में चल रही है, तो वहां उनको फायदा हो सकता है, बशर्ते वो आगे के जो जितने मैच हैं वो एक भी ना गंवाए।
श्रोताओं, एक बार आपको फिर से हम याद दिला दें कि एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में कल जीत के लिए 155 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट और 8 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल किया था। इससे पहले 19 ओवर और 5 गेंद में 154 रन पर टीम आउट हुई थी चेन्नई की। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने 34 गेंद में 44 रन, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए डेवॉल्ट ब्रेविस ने 25 गेंद में 42 रन की पारी खेली थी। और कल आने वाले 2 मुकाबलों की हम बात करें तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। तो ये जो मैच होना है, आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में, ये बड़ा शानदार होने की उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए, एक पिछला मैच याद करें इन दोनों टीमों के बीच, तो आरसीबी के ग्राउंड पर दिल्ली की टीम गई थी और वहां से जीत कर आई थी और उसमें हीरो बने थे केएल राहुल, जो कि वहीं के हैं। अब ये जो मैच है, यहां पर विराट कोहली आएंगे, वो दिल्ली के हैं लेकिन बेंगलुरु के लिए खेलेंगे और वो बिल्कुल चाहेंगे कि यहां से वो बदला लेकर जाएं। दोनों ही टीमें बेहतर स्थिति में हैं जहां तक अंकों का सवाल है, प्रदर्शन का सवाल है, लेकिन दिलचस्प इस मायने में ये मैच होगा क्योंकि विराट कोहली खेल रहे हैं। उनकी टीम पिछले मैच में हारी थी और वो हर हाल में यहां से जीत कर जाना चाहेगी। और विराट कोहली के फैंस तो हैं, भले ही वो दिल्ली में हो या कहीं भी हो, तो दिल्ली के भी जो फैंस हैं वो चाहेंगे कि विराट कोहली एक अच्छी इनिंग खेले, भले ही उनकी टीम हार जाए। और अब आगे बढ़ते हैं। महिला क्रिकेट में भारत, दक्षिण अफ्रीका और मेजबान श्रीलंका के बीच एक दिवसीय मैचों की त्रिकोणीय श्रृंखला कल से शुरू हो रही है। पहला मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच कल कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस टूर्नामेंट के सभी मैच दिन की रोशनी में ही खेले जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं विशाल से ये रिपोर्ट। महिलाओं का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप शुरू होने में अब 5 महीने बचे हैं। ऐसे में भारतीय टीम को इस त्रिकोणीय श्रृंखला के मुकाबलों में नए चेहरे और पुरानी प्रतिद्वंदिता के साथ जोरदार प्रदर्शन करने की उम्मीद है। भारत पिछले 6 एक दिवसीय मैचों की जीत और कप्तान हरमनप्रीत कौर की वापसी के साथ ही विश्व कप की मेजबानी से पहले अपने खेल को बेहतर बनाने और इस खिताब को जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम की बात करें तो 22 वर्षीय तेज गेंदबाज काशवी गौतम को शामिल किया गया है, जिन्होंने महिला प्रीमियर लीग में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में प्रभावित किया था। हालांकि लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय शेफाली वर्मा टीम में नहीं है, जबकि अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को टीम में चुना गया है। भारत की बल्लेबाजी मजबूत दिख रही है, लेकिन गेंदबाजी की परीक्षा जरूर होगी क्योंकि रेणुका सिंह, तितास साधु और पूजा वस्त्रकार चोट के कारण बाहर हैं। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी अब अरुंधति रेड्डी पर निर्भर है, जबकि बाएं हाथ की स्पिनर एन श्री चरणी और शुचि उपाध्याय अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर सकती हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो संजीव जी, अगर बड़े नामों की हम बात करें तो कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को टीम में इसलिए शामिल किया गया ताकि टीम को एक मजबूती प्रदान की जाए और आने वाले वर्ल्ड कप से पहले इस श्रृंखला में अच्छी जीत दर्ज की जाए और उत्साहवर्धन भी खिलाड़ियों का किया जाए। बिल्कुल, ये ट्राई सीरीज उसी को देखकर ये आयोजन हो रहा है क्योंकि तीनों टीमों को प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। ये टीमें देख पाएंगी कि कौन कहाँ ठहरती हैं और मुझे लग रहा है कि जो भारत की चिंता होगी, अभी अभी जो रिपोर्ट थी उसमें हमने सुना कि 3 प्रमुख तेज गेंदबाज नहीं होंगी, तो वो एक भारत के लिए चिंता का विषय होगा। लेकिन भारतीय स्पिनर्स उसकी भरपाई करेंगी और जो बल्लेबाज हैं उनको काम अच्छे तरीके से करना होगा क्योंकि 3 अगर अच्छे गेंदबाज आपकी तरफ नहीं हैं तो थोड़ा सा झटका जरूर है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें बाकी टीमों से तो भारतीय टीम रैंकिंग में भी अच्छी है, प्लेयर्स की रैंकिंग कहें, टीम की रैंकिंग कहें, तो मुझे लग रहा है कि ओवर भारत के चांसेज अच्छे हैं, भले ही टीम में कुछ बल्लेबाज गेंदबाज नहीं है। वैसे जहां तक तेज गेंदबाजों की बात है तो श्रीलंका की जो कोलंबो के पिच है अक्सर स्पिनर्स को ज्यादा मददगार साबित हुई है। बिल्कुल, श्रीलंका वैसे भी वहां से एक स्पिनर और उनकी तरफ भी कुछ अच्छे स्पिनर हैं श्रीलंका की तरफ। साउथ अफ्रीका की टीम के लिए ये थोड़ा सा अलग सब कॉन्टिनेंट में चैलेंज होगा, लेकिन मुख्य रूप से मुझे लग रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला होना चाहिए और भारतीय टीम बेहतर स्थिति में मुझे नजर आ रही है।
और अम्मान में 4 अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस तरह एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए 43 पदक सुनिश्चित हो गए हैं। भारत ने अंडर 15 वर्ग में कम से कम 25 पदक पक्के किए हैं, जबकि अंडर 17 वर्ग में 18 पदक जीतने तय हैं। एक बड़ी सफलता भारतीय मुक्केबाजों के लिए, खासतौर पर छोटे स्तर से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो बड़े पैमाने पर जाकर के ओलंपिक्स की हम बात करें या विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की हम बात करते हैं तो वहां पर इन खिलाड़ियों का दबदबा हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, अंडर 15 और अंडर 17 की हम बात कर रहे हैं, जहां पे जो कहते हैं कि पौध वहां से फिर वृक्ष का रूप लेते हैं ये खिलाड़ी। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां से कुछ ही साल में मौका मिलना शुरू हो जाएगा बड़े टूर्नामेंट बिल्कुल। और आप देखें तो 43 मेडल वो कम नहीं होते हैं। और अगर आप जाएं तो जो बॉक्सिंग संघ है उनके आपसी विवाद के चलते बहुत बार जैसे कैंप नहीं लगे, बहुत सारी चीजें, टीम जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन जब टीम बनी और टीम वहां गई तो कोई कसर नहीं छोड़ा है मुक्केबाजों ने। और ये जो 43 मेडल, अब सेमीफाइनल में जाने के बाद बॉक्सिंग में तो मेडल पक्का हो ही जाता है, अगर ये गोल्ड में तब्दील होते हैं तो निश्चित तौर पर भारत के लिए बॉक्सिंग में बहुत बड़ा दिन होगा। और श्रोताओं को बता दें कि मिजोरम में आज सुबह मोआलपोई स्थित राजीव गांधी स्टेडियम से पहले आइजॉल इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। सुनते हैं रिपोर्ट। इस दौड़ में 1,500 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया, जिसमें 4 श्रेणियां थी। हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर, ओपन रेस 10 किलोमीटर, फन रेस 5 किलोमीटर और जूनियर कैटेगरी 5 किलोमीटर। विजेताओं को पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए प्रदान की गई। इस अवसर पर राज्यपाल जनरल सेवानिवृत्त विजय कुमार सिंह ने कहा कि भविष्य में और भी बड़े और अधिक समावेशी खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक भागीदारी और सार्वजनिक जुड़ाव है। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि मिजोरम इंटरनेशनल हाफ मैराथन जल्द ही भारत में सबसे लोकप्रिय और अधिक मांग वाले खेल आयोजनों में से एक बन जाएगा। राज्य के खेल और युवा कार्य मंत्री लालन घिंगलोवा हमार ने घोषणा की कि अगली आइजॉल इंटरनेशनल हाफ मैराथन 14 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी, जिसमें और भी अधिक संख्या में लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। उन्होंने इसके लिए एक सशक्त खेल संस्कृति के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे मिजोरम के युवा 2036 ओलंपिक के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर सकें। स्पोर्ट्स कैन मनोज। भारत के 3000 मीटर स्टीपल चेज धावक अविनाश साबले सत्र की पहली डायमंड लीग मीट में 8 मिनट और 22.59 सेकंड के औसत समय के साथ 13वें स्थान पर रहे। साबले स्पर्धा के ज्यादातर समय दौड़ में आगे चल रहे समूह के साथ थे, लेकिन आखिरी क्षणों में अपनी गति को बनाए रखने में विफल रहे। वहीं हेनान में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट में कट हासिल करने से चूक गए हैं। वे अपनी अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा सके और दूसरे दौर में 3 ओवर 75 का कार्ड खेलने के बाद भी सफलता अर्जित नहीं कर सके। इस बीच भारतीय महिला हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है। मेहमान टीम को दमदार खेल दिखाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ए से 3 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त झेलनी पड़ी। भारत शुरुआती क्वार्टर में ही 0-3 से पिछड़ गया था, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारतीय टीम ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में भारतीय टीम 2 गोल से पीछे रह गई। संजीव जी, इस मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें। एक तो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ए से था और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया ए से हारी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम से जो मेन टीम है उससे नहीं हारी है, तो ये झटका तो जरूर कहेंगे। भारतीय टीम के कोच कह रहे थे, हेड कोच हरेंद्र सिंह, की हम इस मुकाबले से अपने को आंकेंगे कि हम कहाँ ठहरते हैं। दूसरी बात जो पॉजिटिव है भारत के लिए कि इन्होंने पिछड़ने के बाद वापसी की, वो अहम है और इसी मोमेंटम को बरकरार रखें, कम से कम और फाइट दें आने वाले मुकाबलों में, तो भारतीय टीम के लिए बेहतर होगा। और टेबल टेनिस में भारत की दिया चिताले आज ट्यूनीशिया में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलेंगी। महिला सिंगल्स में दिया ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही मणिका बत्रा को 3-2 से हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था। अब उनका सामना जर्मनी की सबाइन विंटर्स से होगा। उधर मैड्रिड में आर्याना सावालेंका ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने दूसरे दौर में रूस की अन्ना ब्लिंकोवा को 6-3, 6-4 से हराया। अब तीसरे दौर में उनका सामना एलिस मार्टिन्स या कोलंबिया की कैमला ओसोरिया से होगा। पुरुष वर्ग में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने स्पेन के रॉबर्टो बातिस्ता आगुत को 6-2, 6-2 से हराया था। आर्याना साबालेंका की सफलता पर आपके बहुत ही कम शब्दों में विचार? बिल्कुल, देखिए, ये मैड्रिड ओपन है, अब ये आगे जो फ्रेंच ओपन होगा उसके लिए बिल्डअप है और ये अरीना टॉप प्लेयर हैं और मुझे लगता है ईगा अरीना पे हमेशा नजर रहती है और अच्छा कर रही हैं।
देखते हैं आगे क्या होता है। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो कल फिर हम मिलेंगे कुछ नई अन्य खेल खबरों के साथ। संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। तो श्रोताओं, इजाजत दीजिए निखिल कुमार को कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन यहीं पर संपन्न करने की। फिर मिलेंगे, नमस्कार।